जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए जो रिवीजन क्लास चल रहा है उसका हमारा आज लास्ट क्लास होने वाला है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग मैक्सिमम करंट अफेयर से रिलेटेड तथ्य देखेंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं प्रमुख वानिकी और अनुसंधान संस्थान के, जो आपके अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले वो कहते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपके देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में, और मुख्य भवन ग्रीक रोमन शैली में है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय वानिकी संस्थान की बात करें तो ये कहाँ है, तो ये जबलपुर में उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय का क्या कब होता है, मैंने पर बताया है कि जो कर्क रेखा के आसपास होता है उसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा पास ये जबलपुर का है, मध्य प्रदेश में। तो आपको पता है कि कर्क रेखा के आसपास ही हो गया। ये मध्य भारत के वनों को शोध हेतु है उष्णकटिबंधीय वानिकी संस्थान। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। देखिए, वर्षा आपको अक्सर कहाँ होता है, तो आपको पता है वर्षा वन अधिकतर आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ? जोरहाट, असम में। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत के सदाबहार वनों के लिए। काष्ठ विज्ञान एवं तकनीक संस्थान। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। लकड़ी के लिए सैंडवुड, और सैंडवुड आपको पता है कि दक्षिण भारत में बहुत, चंदन का हो गया, सैंडवुड का हो गया, ये सब उगाते रहते हैं, तो उन पर केंद्रित है। ठीक है, शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। शुष्क क्या है, कहाँ पे शुष्क में पाया जाता है, तो आपका राजस्थान है जहाँ पे सूखा रहता है, तो ये जोधपुर में। ठीक, और धर्मस्थल और शुष्क क्षेत्रों के लिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, मतलब वन के प्रबंधन के बारे में जो संस्थान है वो कहाँ है, तो भोपाल में है, और वनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित है। ठीक है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। अब देखिए यहाँ पे हिमालय बोला है, तब हिमालय कहाँ है, तो अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी एक संस्थान है, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। जो मैं आपको बता दूं, मैं भी अनुसंधान संस्थान में ही काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जब चूज करना था मुझको, तो मैंने अल्मोड़ा चूज़ किया, लेकिन जब देखा कि मेरे पास घर के बगल में, तो मैंने उस अल्मोड़ा छोड़ के अपने घर के पास चुन लिया था। ठीक है, तो ये हिमालय परिस्थितियों पर शोध है। ठीक है, ऐसे बाद में अल्मोड़ा है बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पे खाने पीने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सामान बाज़ार से लाना, वो पहाड़ पे है ना, तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने अपना कदम पीछे ले लेता हूँ वहाँ जाने से। ठीक है, बाकी ये तो सेम चीज़ है, ये पढ़ लेना आप लोग। अब बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट, कि भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है, और यह हर 2 साल में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को आपको पता है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। ये बहुत पूछता है, ये भी पूछा हुआ है, और ये तो बहुत बार पूछता है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जब आप खाना रखते हैं, तो खाना के सड़ने ओड़ने से जो रिलेटेड हम लोग को एनसीईआरटी में आप 10वीं में पढ़े होंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विकृत गंधक यानी एनसीडीटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रक्रिया क्या है? वसा और तेल का हवा के वसा क्या होता है? तेल के वसा और जो तेल होता है, ठीक है, तेल भी एक वसा ही होता है। तो वसा और तेल जो हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए तो हमारा क्या होता है, खाना में बदबू आने लगता है। उसका परिणाम क्या होता है? जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो भोजन के स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि बसिया हो गया है। और देखिए, उससे बचाने के लिए 4 आपका तरीके हैं, कैसे कहते हैं, तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाना। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कुरकुरे उरकुरे होते हैं, तो वो जल्दी उसमें जो रहता है कुरकुरा क्यों नहीं सकता है? क्योंकि उसमें ना ऑक्सीजन निकाल के क्या किया जाता है? नाइट्रोजन भर दिया जाता है। और चौथा है भोजन को कम तापमान पर रखना। ठीक है, जैसे कि फ्रिज में रख दीजिए, नहीं आपका खाना खराब होता है। या आप देखते होंगे कि खूब गर्मी होता है तो उसमें तुरंत खाना खराब हो जाता है, और जिस दिन बारिश होता है, मतलब ठंडा का मौसम होता है, तो उसमें खाना नहीं खराब होता है। ठंडी के मौसम में क्या होता है, लोग कि रात का खाना बच जाता है, उसको सुबह में खा लेता है सब गरम करके। ठीक है, तो ये है।
और फिर है ऑक्सीकृत के बारे में, जब तेल हवा से ऑक्सीजन लेता है तो वह टूटकर खराब गंध वाले यौगिक बनाता है, इसलिए आपका बदबू देने लगता है। रिड्यूस्ड बात करें तो यह ऑक्सीकरण का उल्टा है, भोजन को बाहर रखने पर अपचयन नहीं होता है। बर्फ से जमना यह केवल तभी संभव है जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। अब इस बारे में नहीं बात करते, आगे चलते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि चिप्स के पैकेट, चिप्स निर्माता पैकेट से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि चिप्स ऑक्सीकरण न हो, यह अक्सर आपको पूछा जाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या मिलाया जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट में आपको BHA और BHT, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन मिलाया जाता है, ठीक है। तो आपको पूछते रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या आता है, तो BHA और BHT याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश का प्रभाव, सीधी धूप भी ऑक्सीकरण की गति को तेज देता है। आप मान लीजिए आप खाना बनाएं और उसको गर्म धूप में रख दें तो वो तुरंत ही खराब हो जाएगा, तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑक्सीकरण की गति तेज होती है धूप में, इसलिए तेल को अंधेरे या रंगीन बोतलों में रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तेल को भी आपको धूप में नहीं रखना चाहिए। लोहे में जंग लगना, यह भी ऑक्सीकरण का ही एक उदाहरण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है, कि लोहे में संक्षारण हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम से भी क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है। तो देखिए किरचॉफ का 2 नियम है, एक धारा का नियम है, एक वोल्टेज का नियम है। धारा के नियम में क्या है, तो उसका अन्य नाम क्या है, संधि नियम बोलते हैं, और वोल्टेज के नियम को क्या बोलते हैं, पास नियम बोलते हैं। यानी धारा को जंक्शन लॉ बोलते हैं तो वोल्टेज को लूप लॉ बोलते हैं। किस पर आधारित है, तो धारा का नियम आवेश पर आधारित होता है और वोल्टेज का ऊर्जा पर आधारित होता है, ठीक है। और मुख्य सिद्धांत क्या है कि किसी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, और वोल्टेज का नियम बोलता है कि किसी बंद परिपथ में कुल विभव परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये आप लोग पता होने चाहिए, और बाकी ये आप लोग पढ़ लेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये आपके लिए सबसे। लेकिन पढ़ लेते हैं किरचॉफ का धारा नियम, यह बताता है कि संधि यानी जंक्शन, जो आपका जंक्शन लॉ बोले थे ना, संधि पर आवेश जमा नहीं हो सकता, गणितीय रूप से क्या होता है, इसलिए 0 हो जाता है, ठीक है। आई का पूरा योग क्या होता है, 0 होता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम यह बताता है कि एक बंद लूप में जितनी ऊर्जा स्रोत द्वारा दी जाती है उतनी घटकों द्वारा उपभोग की जाती है, इसलिए वोल्टेज का योग भी 0 हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, ये क्वेश्चन का था जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था ना बिहार दरोगा मेंस में, तो वहीं आपको उसका विकल्प है, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। तो संधि का नियम, यह जटिल परिपथों में नोडल विश्लेषण का आधार है। लूप नियम, यह मेश विश्लेषण का आधार है, ठीक है। लेंज का नियम की बात करें तो यह भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो वोल्टेज का किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण पर ही होता है, तो वो लेंज का नियम भी क्या होता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बर्नौली के सिद्धांत, यह तरल गतिकी में ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी बर्नौली का सिद्धांत भी क्या है, वो भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भारत और क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। पहली क्वांटम सिटी कौन बनी गई है, तो गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब हुआ, तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च, ठीक है। और कितना से 2023 से 2031 तक, ये एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। कुल बजट, ये आपका पूछा हुआ था NTPC में, कुल बजट कितना था इसमें, तो 6,003.65 करोड़, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी में बढ़त बढ़ाना। क्वांटम हब की बात करें तो भारत के चुनिंदा IIT और संस्थानों में टी हब्स की स्थापना करना, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं है भाई, है ना। 2023 से कहा है, लेकिन अभी भी कोई IIT स्थापना नहीं हुई, इसलिए ना बोलते भाई ये सरकार जो है ना केवल बातें करती है, करती कुछ नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग लैब भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में स्थापित की है, ठीक है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में स्थापित की है, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में, कहाँ, महू में, ठीक है। एक महू आपका पता है उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में पुणे में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम विकसित हुआ। पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8000, ठीक है। और यहाँ क्वांटम अनुसंधान के कई केंद्र
जिसे सीडेक सक्रिय है। ठीक है, गुजरात यह सरकार के क्वांटम सिटी के विशेष नीतियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित किया है। तेलंगाना हैदराबाद में क्वांटम संचार और क्रिप्टोग्राफी पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं गुजरात में ये सब लगा है, क्वांटम सिटी लगा जा रहा है, और बिहार में बस आप समझ गए होंगे क्या करना चाहते हैं। क्वांटम कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजी निवेश और स्टार्टअप का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, बात करते हैं क्वांटम बिट्स की। तो क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक बिट्स 0 1 के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं जो एक साथ 0 और 1 दोनों स्थितियों में रह सकते हैं। इसे सुपर पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब क्वांटम एंटांगलमेंट की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जहां दो क्वांटम कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि एक की स्थिति बदलने पर दूसरे की स्थिति तुरंत बदल देती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। क्वांटम मिशन चलाने वाला देश है तो भारत दुनिया का 7वां देश बना है जिसके पास अपना समर्पित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। ठीक है, सैटेलाइट संचार भारत ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित सैटेलाइट संचार का सफल परीक्षण किया। अब बात करते हैं स्पोर्ट करंट अफेयर की बात करें। ठीक है, और ये जनवरी से मार्च 2026 के बारे में। तो देखिए आपका जो है उसका विजेता की बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहा? भारत रहा, और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? भारत विजेता रहा। कितनी बार? 6वीं बार। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का पहला स्थान किसने प्राप्त किया? देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे पहला स्थान 41 पदक। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2025 की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ? ये इसका विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2025 का तो जम्मू कश्मीर पहली बार जीता है। तो यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का, ये 2026 की बात कर रहे हैं तो 2025-26 में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये 2026 है। ठीक है, और ये किसका कौन विजेता है? तो विदर्भ है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी 2025-26 के तो कौन आ जाएंगे? तो ये सर्विसेज है, एक समूह होता है सर्विसेज, और विजेता रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 किसने जीता? इंडियन आर्मी ने शीर्ष स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब पुरस्कार किसने जीता है? तो जो जनवरी में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जनवरी में होता है। ठीक है, तो किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, और कार्लोस अल्कराज कहाँ से? स्पेन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वाला किसने जीता? तो एलेन रेबाकिना ने, और ये कहाँ की? कजाकिस्तान की। 94 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, और ये पहली बार पूर्वोत्तर के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे दक्षिण भारत से ही, मतलब दक्षिण भारत या मतलब पूर्वोत्तर में कोई अभी तक नहीं बना था चेस ग्रैंड मास्टर, लेकिन ये मयंक चक्रवर्ती पहली बार, ये असम के रहने वाले और पूर्वोत्तर से पहली बार है। ठीक है, BCCI पॉली उमेरगर अवार्ड किसने जीता? तो शुभमन गिल ने बेस्ट क्रिकेटर के रूप में। BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने जीता? राहुल द्रविड़ और रोजर बेन्नी ने। सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच महिला में किसने खेला है? तो हरमनप्रीत कौर 356 मैच। 900 करियर गोल फुटबॉल किसने दिया है? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। संन्यास किसने लिया है? तो बैडमिंटन में लिया है साइना नेहवाल ने। हॉकी में लिया है गुरजत सिंह ने, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के किसने लिया है? तो एलिसा हेली ने। और BWF एथलीट अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो बनाया गया PV सिंधु को। ठीक है, 2026 से 29 के तक। स्क्वैश ऑन फायर 2026 कौन विजेता रही है? तो अनहाद सिंह। और अनहाद सिंह से पूछता है कि अनहाद सिंह किस खेल से रिलेटेड है? तो स्क्वैश से, याद रखिएगा। एशियन शूटिंग चैंप में पहला स्थान किसका रहा? तो भारत। कितना पदक जीता? तो 94। ठीक है, बात करें तो इंडिया को भारत ने T20 और अंडर 19 दोनों वर्ल्ड कप 2026 में जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 में ने फाइनल में 175 रन बनाए थे। ठीक है, इसी के वैभव सूर्यवंशी की वजह से ही ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता गया है। ठीक है, आगामी ICC टूर्नामेंट रिवीजन की बात करते हैं। तो देखिए अंडर 19 पुरुष विश्व कप कहाँ किया गया? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2026 में हुआ था। ICC पुरुष T20 विश्व कप कहाँ हुआ? तो भारत और श्रीलंका में हुआ 2026 में, अभी जस्ट हुआ है। ICC चैंपियन ट्रॉफी कहाँ? तो पाकिस्तान में 2025 में हुआ।
और अंडर 19 महिला विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड 2025 में हुआ था। आईसीसी पुरुष ओडीआई विश्व कप तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 2027 में होगा, ठीक है। और आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप भारत में हुआ 2025 में, ठीक है। चलिए ये आप लोग पढ़ लेना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं बल्कि ये यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाला पूछ सकता है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना वर्तमान में किस बड़े आईसीसी इवेंट का मुख्य मेजबान। देखिए बोत्सवाना अभी नहीं है, तो बोत्सवाना का नाम आए ना तो उसको हटा दिया। तो पूछ सकता है कि कौन से देश में खेला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिम्बाब्वे और केन्या की बात करें तो केन्या ने 2023 विश्व कप की सह मेजबानी की थी, लेकिन 2026 में किसने किया था, तो नामीबिया में किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अंडर 19 विश्व कप 2024। इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था, जिसने फाइनल में किसको हराया था, भारत में, ठीक है। सर्वाधिक खिताब भारत ने सबसे ज़्यादा 5 बार अंडर 19 पुरुष विश्व कप जीता है, ठीक है। प्रथम आयोजन पहली अंडर 19 विश्व कप 1988 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। महिला अंडर 19 विश्व कप इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था, 2023 में दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता कौन रहा, भारत रहा था, ठीक है। मेजबानी का महत्व तो जिम्बाब्वे और नामीबिया को मेजबानी मिलना अफ्रीका में क्रिकेट के विस्तार के आईसीसी का लक्ष्य का हिस्सा है, ठीक है। मतलब वो उसके तरफ कदम बढ़ा रहा है, ठीक है, अफ्रीका, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका बहुत ही अच्छा देश में आता है कॉन्टिनेंट में, तो इसलिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार से, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार का आपको पता है कि वो रिटायर कर गए हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बार शपथ कब लिया गया था, तो 2000 में, और कितने दिन के लिए, केवल 7 दिन के लिए रहे, बहुमत न होने पर उनको हटा दिया गया था। दूसरी बार कब लिए थे, 2005 में। कब लिए थे, एनडीए, जेडीयू और बीजेपी की सरकार की वजह से, ठीक है। 9वीं बार शपथ 2024 में, ठीक है, 2024 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी के बाद, ठीक है। 10वीं बार शपथ कब लिए, 2025 में ली है, जो अभी जस्ट हुआ था विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के बाद, ठीक है। और सबसे लंबे का कार्यकाल किसका रहा है, रिकॉर्ड, तो बिहार में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है, और इनका आपको पता है कि वर्ल्ड बुक में भी आया था, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के श्री बोला जाता है उनको। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर था। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बहुत पूछा जाता है, भोला पासवान शास्त्री। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, केवल 5 दिन के लिए रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक। विधान परिषद सदस्य, तो नीतीश कुमार अक्सर विधानसभा के बजाय विधान परिषद के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे, ठीक है। मतलब विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि विधान परिषद के रूप में। बिहार विधानसभा सीटें कुल 243 सीटें हैं, जहाँ बहुमत के लिए 122 सीटें की आवश्यकता होती है। भारत और मिस यूनिवर्स महत्वपूर्ण की बात करें तो देखिए, विजेता और वर्ष की बात करें तो सबसे पहले कौन रहे मिस यूनिवर्स की, तो सुष्मिता सेन 1994 भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी। लारा दत्त 2000 में दूसरी बनी, ठीक है। लारा दत्त आपको पता है संजय दत्त की बहन है, ठीक। और सुष्मिता सेन का आपको पहचाने होंगे, वो गाना है दिलबर दिलबर, ठीक है, उसमें वो है वही है, ठीक है। और लारा दत्त का आपको पता ही है, आपने अंदाज मूवी देखा होगा, तो एक प्रियंका चोपड़ा है और एक जो हीरोइन है वही लारा दत्त है, ठीक है, संजय दत्त की बहन। और तीसरी बनी है हरनाज सिंधु 2021 में, जो आपका अभी जस्ट मूवी आया था बागी 4 टाइगर श्रॉफ का, उसमें जो हीरोइन है वही हरनाज सिंधु, ठीक है। तो 21 साल के लंबे अंतराल के बाद तीसरी विजेता बनी। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए मुख्यालय की बात करें तो मिस यूनिवर्स संगठन का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ठीक है। पहली विजेता 1952 में फिनलैंड की आर्मी कुशेला दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। अब देखिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मिस वर्ल्ड एक मिस वर्ल्ड होता है और मिस यूनिवर्स है। देखिए मिस वर्ल्ड कहाँ है, तो लंदन आधारित है, लेकिन मिस यूनिवर्स के मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। मिस वर्ल्ड लंदन आधारित और मिस यूनिवर्स अमेरिका आधारित है।
और दुनिया के दोनों सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक है, भारत की उपलब्धि की बात करें तो भारत की मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी थी। ठीक है, बट मिस वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले रीता फारिया और मिस यूनिवर्स में सुष्मिता सेन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख शिखर सम्मेलन की बात करें। ठीक है, तो COP31 2026 कहाँ था? अंतालिया तुर्की में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था। ठीक है, COP33 2028 में होगा और भारत के, ठीक है, और इसमें क्या था, भारत ने इसकी मेजबानी के लिए अपनी बोली वापस ली। ठीक है, G20, ठीक है, ये विश्वा था। ठीक है, विश्वा G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। थीम क्या था? एकजुटता, समानता, स्थिरता। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। फ्रांस इसकी अध्यक्षता करेगा। वन हेल्थ